विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, सह आचार्य EFM मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। आज का टॉपिक है बीकॉम पार्ट सेकंड का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण है और कोविड-19 की समस्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा वर्तमान में आवश्यक दवाइयाँ, चिकित्सा संबंधी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं, विशेषज्ञों की सलाह आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है, क्योंकि इस महामारी में सभी देशों के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फैलाव हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम विदेशों से आवश्यक औषधियाँ हैं और उपकरण हैं, साथ ही अन्य संसाधन हैं, हमें जुटाने पड़ेंगे। विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी पड़ेगी, डॉक्टर्स की भी सेवाएं लेनी पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो वर्तमान महामारी के युग में भी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस महामारी के कारण से राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हुई है। इसलिए भी एक देश द्वारा दूसरे देश को सहयोग करना पड़ता है। हमने पिछले दिनों में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन आदि से भी विदेशी सहायता के रूप में राशि प्राप्त की है, ताकि घरेलू पूंजी की कमी है, क्योंकि घरेलू पूंजी शर्मीली होती है, जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगती है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से पूंजी खाते में, चालू खाते में वित्तीय लेन देन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बढ़ गया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोविड-19 की समस्या के बाद एक नया सिद्धांत है वो प्रतिपादित हुआ है, आत्मनिर्भरता और लोकल के लिए वोकल। जिसका मतलब यह नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियों को सीमित कर देंगे, बल्कि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियों को बढ़ाना है। और बढ़ाना इस संदर्भ में आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर आश्रित है। अगर कोविड का वैक्सीन आता है तो हमें विदेशों से आयात करना ही पड़ेगा, या हम कोविड का वैक्सीन बना लेंगे तो दूसरे देशों को हमारे से आयात करना पड़ेगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक समस्याएं आती हैं कि क्रेता और विक्रेता में संपर्क नहीं होता है, वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं और दो देशों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है और निकट संपर्क का अभाव होता है। इस समाधान के लिए व्यापार निर्देशिकाओं में विभिन्न देशों के प्रमुख उत्पादकों, व्यापारियों और प्रतिनिधियों के नाम पते दिए हुए होते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वह बात नहीं होती है जो घरेलू व्यापार में होती है। दूसरा पॉइंट है क्रय विक्रय की समस्या है। तो इसके अंतर्गत साख की समस्या, माल की किस्म तथा मात्रा की समस्या आती है, वस्तु का मूल्य कितना निश्चित हो यह समस्या आती है। विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, बैंक, बीमा, परिवहन के, तो उन खर्चों का भार कौन वहन करेगा। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की कई विधियां हैं, जिसमें से प्रलेखी साख एक महत्वपूर्ण विधि है। आजकल ई-कॉमर्स है, इंटरनेट पेमेंट की सुविधा है, तो इसमें से कौन सी सुविधा का वो उपयोग करना चाहता है
यह भी समस्या आती है। फिर विदेशी मुद्रा की समस्या आती है कि डॉलर में पेमेंट करना है या इटली की लीरा में या फ्रांस के फ्रैंक में या जापानी येन में भुगतान करना है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। फिर है विनिमय दर में उतार चढ़ाव। आज परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था है जो मांग और पूर्ति के कारण परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में निर्यातक और आयातक को विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिम का सामना करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं व्यापार नियंत्रण की समस्या कि आज सभी देश है संरक्षणवादी नीति का प्रयोग करते हैं, घरेलू निर्यातों को बढ़ाते हैं, आयातों को रोकने के लिए अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। आजकल यूरोपीय साझा बाजार में व्यापार संबंधी नीति है, अमेरिका की आयातों पर भारी करारोपण की नीति है, जिसके कारण से हम निर्यात करने में दिक्कत महसूस करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विकासशील और पिछड़े देशों के सामने समस्या रहती है निर्यात करने की, क्योंकि व्यापार की शर्तें कमज़ोर होती हैं और अनेक प्रतिबंध होते हैं और विकासशील देशों की वस्तुएं घटिया होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इस कारण से समस्याएं आती हैं। फिर हम 5 पॉइंट के रूप में देखते हैं तो विनिमय नियंत्रण के कारण विकसित देश अपना भुगतान संतुलन पक्ष में रखते हैं और विकासशील देशों का भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है। 1972-73 और 76-77 को छोड़कर सदैव भारत का व्यापार घाटा है वो विपक्ष में रहा है। तो विनिमय नियंत्रणों के कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर आयात निर्यात में औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें एक लंबी श्रृंखला होती है, लाइसेंस की समस्या होती है। फिर इसके बाद माल की पैकिंग की, आदेश की विनिमय के लिए आवश्यक औपचारिकताएं, जहाज़ में लदान की समस्या, बीमा संबंधी समस्या, बैंकों के माध्यम से भुगतान आदि की समस्याएं आती हैं। 7वां पॉइंट है माल की पैकिंग, रवानगी व सुपुर्दगी संबंधी समस्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, सुव्यवस्थित माल की रवानगी होनी चाहिए। जहाज़ है समुद्री माध्यम से ही निर्यात आयात ज़्यादातर होते हैं, तो जहाज़ सही समय पर रवाना हो, सही समय पर माल पहुँचे और जिस व्यक्ति को निर्यात कर रहे हैं उसको माल हर हाल में उपलब्ध होना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिमों की समस्याओं की भरमार होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शर्तें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। माल की किस्म की समस्या, वज़न की समस्या, मात्रा में कमी बेची की समस्या, पैकिंग की समस्या, रास्ते में टूट फूट की समस्या, समय पर न पहुंचने की समस्या, समुद्री जोखिमें होती है वो समस्या, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की समस्या, राष्ट्रों के आपसी व्यवहारों की समस्या और निर्यातकर्ता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो दिवालिया हो जाए तो समस्या, यानी कि हर पल पल पर समस्याएं होती हैं। फिर हम 9वें पॉइंट की तरफ देखते हैं तो वित्त की समस्याएं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त साख की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या होती है, विनिमय दर के निर्धारण आदि की समस्याएं होती है। फिर 10वें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं तो क्षेत्रीय गठबंधनों की समस्या होती है। क्षेत्रीय गठबंधनों का मतलब है कि यूरोपीय साझा बाजार है ECM, दक्षिणी अमेरिकी देशों का कस्टम यूनियन EFTA आदि, इसी तरह से एशिया के बाज़ार हैं वो एशियाई साझा बाज़ार के अंतर्गत माल का क्रय विक्रय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षेत्रीय गठबंधन बन गए हैं, इस कारण निर्यात करने में दिक्कत आती है। राशि पातन की समस्या है कि राशि पातन का मतलब है कि हमारे देश में जो माल उत्पादित हो रहा है वैसे ही माल विदेशों में उत्पादित होता है, तो वो राशि पातन की क्रिया के द्वारा कम कीमत पर भारत में माल बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में उनको व्यापार में कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास फालतू माल पड़ा है। लेकिन हमारे देश में ये समस्या आएगी कि हम अपने घरेलू माल का फिर क्या करें। फिर है भुगतानों की समस्या है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देशों में अलग अलग विधि ग्राह्य मुद्रा प्रचलन में होती है। ऐसी स्थिति में भुगतान के ढंग की समस्या आती है कि कौन सा ढंग अपनाया जाए। इसमें प्राय पूरे की साख का सहारा अधिक लिया जाता है, लेकिन आज
ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है और इंटरनेट बैंकिंग है, उनके द्वारा भी भुगतान करने संबंधी समस्याएं आती हैं, जिसमें निर्यातकर्ता आयातकर्ता दोनों एक्सपर्ट होने ज़रूरी है। राजनीतिक जोखिमों की समस्याएं हैं, तो आज सारा व्यापार है राजनीति पर टिका हुआ है। वर्तमान में हम देखते हैं कि आज अमेरिका है वो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, दूसरी तरफ हैं चीन की अलग नीतियां हैं, रूस और अन्य राष्ट्रों की नीतियां अलग हैं। पहले भारत की तटस्थता या गुटनिरपेक्षता की नीति थी, आज हमारा अमेरिका से संबंध अच्छा होने के कारण से दूसरे देशों से संबंध की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही हमारे पड़ोसी देशों से संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आसपास के देशों को निर्यात करने में भी हमें काफ़ी परेशानी आती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राजनीतिक जोखिमें रहती है। भारत पाक युद्ध के समय हमारे राजनीतिक संबंध बिगड़ने लगे और विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा नेपाल, भूटान और अन्य आसपास के देश हैं, वे भी अब भारत से अच्छी तरह से व्यापारिक समझौते करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें अपने माल को बेचने में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के उत्पन्न करने के कारण से हमें निर्यात में बाधा आती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के निराकरण के उपाय के संबंध में देखते हैं, तो क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में निकट संपर्क स्थापित किया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष है कौन कौन से आयातक और निर्यातक हैं इसकी सूची जानकारी प्रदान करें और उसके अलावा कहाँ कहाँ कौन कौन सी वस्तु की मांग है, किस प्रकार से निर्यात किया जा सके, इसके लिए व्यापारिक नीति के माध्यम से सरकार को आवश्यक है जानकारियाँ देनी चाहिए। फिर है व्यापार शर्तों का प्रमाणीकरण होना चाहिए कि व्यापार की शर्तों में विविधता को समाप्त करके एक रूपता लाई जानी चाहिए। माल की ग्रेडिंग, बार संबंधी समस्या है, उसके लिए बार का प्रमाण पत्र, बीमा का बीमा प्रमाण पत्र और मूल्य निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित तरीकों को अपनाना चाहिए। अग्रिम विनिमय के सौदे हैं, जिसमें विनिमय दरों के उतार चढ़ाव की समस्या को दूर करने के लिए पहले से ही विनिमय दर निश्चित कर ली जाए तो भुगतान में सुविधा रहती है। फिर विवेकपूर्ण व्यापार नीति का अनुसरण है, तो हम देखते हैं कि WTO विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, जिसमें सबसे अधिक देश एक मात्र समझौते में शामिल हुए हैं, तो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। विकासशील और पिछड़े देशों के लिए अंकटाट कार्य करता है, जो विकासशील देशों की मांगों को रखता है। फिर हम देखते हैं विनिमय नियंत्रणों में ढील दी जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण आया है, तो व्यापार की शर्तें कठोर होने की बजाय उदार होनी चाहिए। फिर अनावश्यक औपचारिकताएँ हैं, प्रतिबंध हैं, नियंत्रण हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था है कि निर्यातकर्ता को सरकार को चाहिए कि बैंकों द्वारा, निर्यात आयात बैंक द्वारा, अन्य संसाधनों द्वारा व्यापारिक नीति में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो सुपर एक्सपोर्टर हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाए, इस बारे में जानकारी दी जाए। वित्तीय व आर्थिक सहायता है कि हमारा माल महंगा और घटिया है तो भी निर्यात हो, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाए। जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा संबंधी प्रावधानों का पर्याप्त प्रमाणीकरण होना चाहिए और निर्यातक को आवश्यक बीमा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि माल है उसका भुगतान प्राप्त नहीं हो तो बैंक द्वारा गारंटी दी जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आयातकर्ता भुगतान नहीं करता है तो निर्यातकर्ता को भुगतान में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यापारिक गतिविधियों को कम किया जा सकते हैं। फिर आते हैं हम परिवहन व संचार के साधनों का पर्याप्त विकास होना चाहिए, माल को लाने ले जाने आदि की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, लेन देनों में वृद्धि होनी चाहिए, गोदामों की सुविधा होनी चाहिए कि वेयर हाउस हैं, नहीं तो क्या होता है कि माल बन जाता है, तैयार हो जाता है, गोदामों में सुरक्षित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में माल की क्वालिटी में प्रमाणीकरण नहीं रह पाता है। तो गोदामों की सुविधा बढ़ाई जाए, आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई जाए, विनिमय दरों में स्थिरता का प्रयास किया जाना चाहिए।
फिर हम देखते हैं कि जो राष्ट्र राष्ट्रीयपातन की नीति अपनाते हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। हमें क्षेत्रीय गठबंधन बनाकर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रक्रिया और विधि को सरल बनाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो रख रहा हूँ, जिनका उत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई 4 प्रमुख समस्याएं बताइए। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या हैं। फिर छठा पॉइंट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप शीघ्र ही मेरे को प्रेषित करेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपने मेरी बात को सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।